खैबर पख्तूनख्वा में हॉर्स ट्रेडिंग का शोर, अरकान असेंबली भड़क उठे, इमरान और परवेज खटक से माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। 15 दिन का अल्टीमेटम, अदालत जाने का इंतबाह। मुशीर बराए बैनुस सूबाई राब्ता अब्दुल हक ने इस्तीफा दे दिया। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। इमरान खान और परवेज खटक ने CTD को मुखालफिन की जासूसी पर लगा दिया। रुकने पख्तूनख्वा असेंबली ज़ियाउल्लाह अफरीदी का इल्जाम, तहरीक इल्तिवा जमा करा दी। PTI के चौधरी सरवर से पूछा जाए उन्होंने 44 वोट कैसे लिए। मरियम औरंगजेब का सवाल, कहा बिकने वालों की जमहूरी पार्टियों में कोई जगह नहीं होती। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया और दस्तगीर जराइम पेशा अफराद की जन्नत। डाकू पैदल भी लूट मार करने लगे, मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल फोन छीन कर फरार। जद्दा से आई खातून भी घर के दरवाजे पर लुट गई। CCTV आज न्यूज़ को मौसूल। अकाउंटेंट जनरल सिंध ऑफिस में जाली भर्तियों का इंकशाफ, नैब मुतहरिक 2 अफसरान को बयान के लिए तलब कर लिया। 22 साल से तनख्वाह और दीगर मराद वसूल कर रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तैयबा तशद्दुद केस में साबिक जज और अहलिया की सजा का फैसला मुअत्तल कर दिया। मुल्जिमान ने सजा का फैसला चैलेंज किया था। साले अब्दुल सलाम पर पेरिस हमले का इल्जाम साबित हो गया। अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुना दी। साथ ही सुफियान अयारी भी शामिल। जमानत की दरखास्त मुस्तरद, लाहौर हाई कोर्ट से कत्ल का मुल्जिम फरार, पुलिस मुंह देखती रह गई। IG का नोटिस, जवाब तलब। और बरतानवी शहजादी केट मिडलटन तीसरी बार मां बन गई। बेटे का जन्म रिवायती तौर पर घंटी बजाकर ऐलान किया गया। रियाया खुश, मुबारकबाद का तांता बन गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है बजटिक जायज़ा और मैं हूं इमरान सुल्तान। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान में टैक्सों के निज़ाम के हवाले से, टैक्स इस्लाहात के हवाले से, जो कि 70 साल गुजरने के बावजूद भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो टैक्स टू GDP है, हमारी मजमूई कौमी पैदावार में जो टैक्सों का तनासुब है वो 1% से भी कम है। पाकिस्तान में ये शरह यकीनी तौर से इंतहाई परेशान कुन, इंतहाई शर्मनाक हद तक कम, और खित्ते में ये शरह सबसे कम है। और इस शरह के साथ, टैक्स टू GDP के साथ, हम कभी भी कोई ख्वाब देख ही नहीं सकते एशियन टाइगर के बनने का। मजीद ये कि पिछले दिनों एक एमनेस्टी स्कीम भी जारी हुई जिसमें जो ले दे के आपके पास जो टैक्स फाइलर थे, जो कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे, जिनका ताल्लुक तनख्वाहदार तबकों से था, उनको रिलीफ दिया गया। और उस रिलीफ के नतीजे में जो 4 लाख सालाना की जो तनख्वाह थी वो 12 लाख का स्लैब, और उस 12 लाख के स्लैब में आवाम को तो यकीनन जो है एक फ़ायदा पहुंचेगा तनख्वाहदार तबके को, लेकिन मसला यह है कि जो 5-5.5 लाख टैक्स पेयर्स जो है वो बाहर निकल जाएंगे सिस्टम से। तो ये 90 अरब रुपए का एक गढ़ा सा बन गया है। ये गढ़ा भरेगा कैसे? और इसके अलावा पाकिस्तान में पैरेलल इकॉनमी क्या है, पैरेलल इकॉनमी किन किन जगहों पे जाके जो है वो पाक की जाती है, मईशत में चोरी कहां कहां होती है और किस किस तरीके से होती है, इन तमाम चीज़ों का आज के प्रोग्राम में, आज के इस एपिसोड में जायजा लेने की कोशिश करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है माहिर टैक्स उमूर जनाब अशफाक तोला साहब ने। अशफाक तोला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और यकीनी तौर से बहुत लंबी एक्सरसाइज इस वक्त चल रही है टैक्सेशन के हवाले से, टैक्स मेजर्स के हवाले से, बजटरी आदाब के हवाले से, और बहुत सी जगहों पे इसमें आपका इनपुट हमें नजर आ रहा है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले एमनेस्टी स्कीम को भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले मैं जानना चाहूंगा जो एक पेपर तोला एसोसिएट्स ने लिखा था पैरेलल इकॉनमी के हवाले से, तो जरा फरमाइएगा कि पाकिस्तान में जो मुतवाज़ी मईशत है, जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, उसका साइज क्या है इस वक्त? अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक अशफाक तोला, माहिर टैक्स उमूर इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है। जी अशफाक साहब, पाकिस्तान में पैरेलल इकॉनमी का साइज क्या है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, थैंक यू वेरी मच। इमरान, ये भी एक गैस होगा जो कि हमने अपने बेस्ट एस्टिमेट दिए हैं, और आपने अगर वो डिटेल में रिपोर्ट पढ़ी है तो हमारा अंदाज़ा यही है कि जितनी आपकी लीगल इकॉनमी है 332 अरब डॉलर की, उतनी लगभग आपकी पैरेलल इकॉनमी है। अच्छा, इसमें से 200 बिलियन, देखिए इसमें हमारा एक अंदाज़ा है 400 बिलियन डॉलर का, मगर मेरे हिसाब से अगर आप एक मोहतात अंदाज़ा लें तो 300 और 32 के अराउंड ही होगी। तो जितनी आपकी पैरेलल इकॉनमी है और उतनी आपकी डिक्लेयर्ड इकॉनमी है। ओके, तो पैरेलल इकॉनमी जाहिर है कि वो बिल्कुल 100% उसके बराबर है। तो जो हम आदाद शुमार वगैरह जमा करते हैं किसी भी चीज़ के, तो वो सही रिफ्लेक्टिव होते हैं, क्योंकि एक पैरेलल इकॉनमी जो है उसी साइज की बराबर में खड़ी है जो अनडॉक्यूमेंटेड है। तो ये बताइए कि जो आदाद शुमार होते हैं किसी भी उसमें, स्पेशली बजटरी उसके हवाले से, कुछ सेंसस के हवाले से और चीज़ों में जो इंडिकेटर्स होते हैं, क्या फिर वो सही माने जाते हैं? देखिए, ये वो इकॉनमी है ढकी छुपी है, तो मेरे हिसाब से ये जो आदाद हैं इस पे इतने असरात इसके नहीं होंगे। जैसे आप सेंसस की बात करेंगे, पॉपुलेशन के सेंसस पे आपका ग्रे इकॉनमी का कोई ताल्लुक नहीं है। इंडस्ट्री में अगर कहीं पे कोई ग्रे इकॉनमी का पैसा लगा हुआ है और अगर वो आपके LSM में अगर वो कंट्रीब्यूशन देता है, यस, उसकी रिफ्लेक्शन नहीं आ रही। आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें जो लोग होटलों में खाते हैं या जो खर्चा करते हैं कैश इकोनॉमी से, वो उसकी रिफ्लेक्शन आपको ट्रू नहीं मिल रही, मगर कंट्रीब्यूशन एक हद तक मिल रहा होता है। मगर बिल्कुल आपकी बात बजा है, एक छोटा सा पोर्शन भी है, मगर डॉक्यूमेंटेशन का ये थोड़ा बहुत लैकिंग में आना चाहिए। तो असल मसला मेरे ख्याल से पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा है वो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी का है, क्योंकि अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाते हैं, हम सिम्स को अगर वेरीफाई करते हैं तो हम 2.5 करोड़ सिम्स जो हैं उनको कैंसिलेशन की तरफ ले जाते हैं, कैंसिल कर देते हैं। यानी डे 1 से हमारे यहाँ कोई ऐसा जामे और मरबूत निज़ाम नहीं है डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से। 15-20 साल पहले बसों में अगर सफ़र किया करते थे तो वो 20 पैसे 30 पैसे 1 रुपए का एक टिकट जो है वो मिलता था, आज वो भी नहीं मिलता। तो ये बताइए कि ये रुझान कैसे सही होगा, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ किस तरीके से जाया जाएगा बगैर बहुत ही हार्श मेजर्स के? फिर तो सर एक ही तरीके, अल्लाह से दुआ करेंगे कि या अल्लाह हमारी रहनुमाई फरमा। मेरा ख्याल है फिर तो उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। हार्श मेजर के बगैर कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम रिजोल्यूशन नहीं आती आपकी। आपको अभी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मिली है ये म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत, जहाँ पर आपको मेरा ख्याल है ये डॉक्यूमेंटेशन अल्लाह ताला की तरफ से एक आपको तोहफा मिला है। ये है OECD का मल्टीलैटरल कन्वेंशन ऑन म्यूचुअल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस इन टैक्स मैटर, जिसमें पाकिस्तान सिग्नेटरी है। 100 के करीब ममालिक इसमें शामिल हैं, जिसमें वो टैक्स हेवंस भी शामिल है जहां पे दुनिया भर के लोगों का पैसा छुपा हुआ है। अब एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन होगी। अब हुकूमत जो है उन हुकूमतों से, दूसरे ममालिक में जो पाकिस्तानियों का या दीगर ममालिक के लोगों का पैसा छुपा है, वो वहां से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो एग्जैक्टली यही हमारा, आप कह रहे हैं कि एक जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। मैं समझता हूँ इसके अलावा अगर आपने ये जो अगर ऑर्डिनेंस जो दिए हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ये मेरा ख्याल है एक और अच्छा इकदाम होगा डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। लाइक आपका रियल एस्टेट की जो मार्केट वैल्यू के बराबर लाने की जो मुहिम है, या जो आपकी लोकल इकोनॉमी को अनअर्थ करने के लिए हिडन एसेट्स को आप डिस्क्लोजर डिक्लेरेशन के थ्रू दे सकते हैं। मैं समझता हूँ ये भी एक एहसन इकदाम होगा डॉक्यूमेंटेशन की जानिब से, मगर इसके बाद की इसकी इन्फोर्समेंट क्या होती है आ जाते हैं, जरा उस पर भी आ जाते हैं, क्योंकि आज आपसे एक तवील नशिस्त हमने रखनी है, लिहाजा मैं मुख्तलिफ इशूज़ को जो है वो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा। पैरेलल इकोनॉमी के ऊपर हमने बात की, एज यू सेड के तकरीबन उतना ही 332 बिलियन डॉलर्स के करीब का ही होगा ना। रियल इस्टेट में किस तरीके से पैसा पार्क होता है, जरा ये हमें बताइएगा। इमरान, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। पाकिस्तान का आम शहरी भी जानता है कि जी आपके पास अगर 10 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं और आप किसी के पास प्लॉट लेने जाएं, 10 करोड़ रुपए बैंक में जमा कराएंगे तो 50 सवाल खड़े होंगे। आपने 1 करोड़ रुपए लीगल दिखा दिया, आपने रजिस्ट्री करा ली FBR वैल्यू पे,
और 10 करोड़ रुपए पार्क कर दिए, तो 9 करोड़ रुपए जो आपके पास कहीं पार्किंग की जगह नहीं थी वो आपने रियल एस्टेट में कर दिए। ठीक है। और यही इसी तरीके से देखिए, ये हर पैसा नाजायज नहीं हो सकता, उसमें जायज़ पैसा भी आता है। जैसे मैं आप अगर हमारे वेल्थ स्टेटमेंट में दिया हुआ पैसा होगा कि जी हमारे पास ये वाइट है, हार्ड एंड मनी है, जिसमें हमने एक एक पैसा टैक्स पे किया है, अगर हम भी बाय करने जाएंगे लैंड या कोई भी प्रॉपर्टी या अपार्टमेंट में भी यही कहा जाएगा कि जब सबक पहला यही है कि जी आप हमें जो रियल वैल्यू है या एफबीआर वैल्यू है उसको आप एफबीआर पे करें, बाकी आप हमें ग्रे में दीजिए। ठीक है। अब तो हम फंस जाते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर का जो पैकेज जो स्कीम लेकर आ रहे हैं, जिसमें कहा यह जा रहा है कि जनाब अब जो फेडरल गवर्नमेंट जो है अपने एफबीआर रेट्स खत्म कर देगी और सूबों से भी कहा जा रहा है कि वो डीसी रेट्स खत्म कर दे, क्या हकीकतन ऐसा मुमकिन होगा? सूबे इस पे तैयार होंगे? मेरा ख्याल है अगर सूबे तैयार नहीं भी होते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज भी जो 2 रेट चल रहे हैं, एफबीआर और कलेक्टर रेट, कलेक्टर रेट पे सूबाई हुकूमत की जो ड्यूटीज़ हैं वो उनको मिल रही हैं और वो मिलती रहेंगी। मसला ये है जो ये अभी जो स्कीम आई है इन प्रेजेंट फॉर्म, ये तो बड़ी दो-धारी तलवार है। उसमें तो ना आप कुछ हासिल कर सकते हो, ना इसके नताइज बेहतर निकलने के चांस है रियल एस्टेट के हवाले से। मैं क्यों? क्योंकि अभी ये कहा गया है कि जी आप अपनी वैल्यू डिक्लेयर खुद करें। अगर मैं अपनी वैल्यू डिक्लेयर करता हूँ, सपोज करें एफबीआर की वैल्यू एक चीज़ की से 300 रुपये है और डीसी रेट 100 रुपये है, मैं डिक्लेयर करता हूँ 301 रुपये पे, तो उसमें कोई पकड़ाई नहीं है मेरी। अच्छा। पहले तो ये था कि एक जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पीएम साहब ने, उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट के पास राइट होगा कि वो वापस ले ले एसेट 100% ऊपर देके। ठीक है। मगर वो मेरा ख्याल है बहालत उसको हटा दिया गया है। तो मैं ये समझता हूँ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को देख लें, आप स्टैम्प एक्ट को देख लें, आर्टिकल 24A को देख लें, कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट आइटम 50 को देख लें, तो वो थोड़ी कबाहतें आ रही हैं जो फेडरेशन को पेश होंगी अगर वो किसी किस्म की एडवेंचर करती है बाइंग करने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ उसके बाद आपके पास एक ही हल रह जाता है कि आपके जो एफबीआर के टेबल हैं उसको आप मार्केट वैल्यू के बराबर लेके जाएं और उनको एनफोर्स कर देंगे जी दीज आर द मिनिमम वैल्यू और रेट आप रिड्यूस कर। यानी अब वो जो प्रॉपर्टी सरकारी 100% पे ऑफ करने के बाद सरकार ले सकती है आपसे, वो चीज अब हट गई है। बिल्कुल जी, ऑर्डिनेंस का पार्ट ही नहीं है वो। ठीक है। मजीद आगे बढ़ते हैं और एज यू सेड कि इस वक्त जो मार्केट रेट आप अक्रॉस द बोर्ड अक्रॉस द कंट्री एफबीआर और डीसी रेट्स वाला जो मामला था सब बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गया, सारे उस लेवल के ऊपर आ गए। इमरान, जो 2 साल पहले चीज की गई थी वो तो नॉर्मलाइज वे में फंक्शन कर रहा है और अकॉर्डिंग टू एन एस्टीमेट जो हमने दिया भी अपनी रिपोर्ट में कि 4 महीने में 2017 में कुछ अल्लाह ने की दे तो 560 अरब रुपए की डर्टी मनी लाउंडर हो गई। तो मेरा ख्याल से ये एक धारी तलवार नहीं है, 2 धारी तलवार हो जाती है कि एक तरफ तो ये पार्किंग हो रही है, दूसरी तरफ वैल्यू भी बराबर नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ आपको वैल्यू को बराबर लाना पड़ेगा मार्केट के, या 90% एटलीस्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली स्पेकुलेटिव अगर रेट है तो ज़्यादा हो सकते हैं। इवन अगर 75% भी आप लेके आते तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अच्छा, कोई करप्शन की विंडो खुलने का इम्कान है इस बीच में? ज़ाहिर है कि अगर रेट आप खुद अपना डिक्लेयर कर रहे हैं, करप्शन की विंडो भी खुल सकती है इससे? सर, होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस के लिए तो उन्होंने रखा ही नहीं है, और करप्शन की विंडो यही खुल सकती है कि फिर वही अपना जो अपनी मर्जी का रेट आप ले लेंगे, तो फिर मेरा ख्याल है वो मायनी खेज चीज़ें नहीं आएंगी। मैं ये समझता हूँ अगर मायनी खेज चीज़ें, दुनिया का वाहिद मुल्क मुझे लग रहा है, कहीं बनाना रिपब्लिक में भी ऐसा नहीं हो सकता कि जी प्रॉपर्टी 10 करोड़ की और डिक्लेयर 2 करोड़ या 3 करोड़ हो रहे हैं या 1 करोड़ हो रहे हैं। तो ये कौन सा इंसाफ है उन लोगों के पास जो जेन्युइन टैक्स पे करते हैं? आपकी इंडस्ट्री तबाह होकर रहेगी। सारे लोग आज इस स्पेकुलेशन में बैठे हैं कि जी आज मैं एक फाइल लूंगा, कल मैं इसको बेचूंगा, मुझे 10 लाख मिल जाएंगे, मैं घर पे आराम से सोता रहूं, मुझे काम करने की क्या जरूरत है? सोसाइटियों की फाइलें बिकती हैं जिनके कोई तो मतलब ये जो रियल एस्टेट में ये जो ट्रेडिंग साइट है, जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है, ये आप मजीद सही होते हुए फिलहाल नजर नहीं आ रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस सवाल चाहूंगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।